Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. The topic of this video is aging. So let's discuss what is aging. Aging is simply a term which implies growing older, which is related to age. मतलब age का बढ़ना is simply aging. तो ये जो एजिंग की प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये जो प्रोसेस है एजिंग की वो जाइगोट फॉर्मेशन से ही शुरू हो जाती है. जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो डिवाइड होकर धीरे धीरे जब वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है फिर फीटस में डेवलप होता है. तो इस डेवलपमेंट से पहले ही या इस डेवलपमेंट के दौरान ही जाइगोट फॉर्मेशन पे ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं जो बाद में डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डालते हैं. तो ये जो सब्सटेंसेस है वो इनसाइड द सेल भी हो सकते हैं, आउटसाइड द सेल भी हो सकते हैं. तो सेल्स के अंदर जब ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे इंटरमोलिकुलर फंक्शनिंग को इम्पेयर करते जाते हैं. टाइम के साथ इंटरमोलिकुलर फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाती है. तो इंटरमोलिकुलर फंक्शनिंग रिड्यूस होने के बाद जो वो सेल्स जो भी है सेल्स की फंक्शनिंग भी है, एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और जिससे कि टाइम के साथ सेल्स की डेथ होने लग जाती है. अब ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स अ टिश्यू, फिर टिश्यूज़ आगे ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स फर्दर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो जब सेल्स की डेथ होने लग जाती है तो धीरे धीरे टिश्यूज़ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो लूज़ होने लग जाती है, उसमें रिडक्शन आने लग जाता है. ये काम होने के बाद जब उसके ऑर्गन सिस्टम लेवल पर चेंजेस हो गए, ऑर्गन सिस्टम लेवल की फंक्शनल कैपेसिटी पे इम्पैक्ट बढ़ गया तो ऑर्गेनिजम्स का खुद का डिटोरेशन होना शुरू हो जाता है जिससे कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये तो थी प्रोसेस ऑफ एजिंग जो कि डेथ को लीड करती है. इसके अलावा एजिंग के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्चर्स ने काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं कि एजिंग किस वजह से हो सकती है. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जीन्स की वजह से होती हैं. जीन्स जो है वो एजिंग को कंट्रोल करते हैं. ऑल्दो इसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस तो नहीं मिले हैं बट येस इट मे कंट्रीब्यूट, क्योंकि कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो एजिंग को कंट्रीब्यूट करता हो. साइमल्टेनियसली बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो एजिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं. तो अपनी अपनी थ्योरीज में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्चर्स ने उन फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करा है. तो देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ एजिंग किस तरह से बताई थी साइंटिस्ट ने. बायोलॉजिकल एजिंग थ्योरीज को हम मेजरली डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में. इवोल्यूशनरी थ्योरीज ये पता करती है कि एजिंग एक्चुअल में होती क्यों है. सेकेंड, फिजियोलॉजिकल थ्योरीज ये बताती है कि एजिंग के दौरान स्ट्रक्चर और बॉडी के फंक्शंस में क्या चेंजेस आते हैं और बॉडी और स्ट्रक्चर के फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं उससे एजिंग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है ये बताते हैं. फिर थर्ड आती है नेटवर्क थ्योरी. ये 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स किस तरीके से इंटर रिलेटेडली एजिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बारे में बात करती है. हम मेजरली यहाँ पर जो है बेसिकली डिटेल में जो डिस्कस करेंगे इन पहली 2 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. जो तीसरी नेटवर्क थ्योरी है उसमें तो फिर इनका मिक्सचर करके ही आप बता सकते हैं. इवोल्यूशनरी थ्योरीज की बात करते हैं. इसमें 3 थ्योरीज हैं: डिस्पोजेबल बॉडी थ्योरी, एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रॉफी थ्योरी, एक्यूमुलेशन ऑफ लेट अकरिंग एक्टिंग एरर थ्योरी. फिजियोलॉजिकल थ्योरी मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोग्राम्ड एंड स्टोकेस्टिक. इसकी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी की. इवोल्यूशनरी थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंसर्न करती है कि एजिंग एक्चुअल में होती क्यों है. उसके अलावा ये सोचते हैं कि इतना डेट्रीमेंटल फीचर जो डेथ को कोज कर सकता है ऑर्गेनिज्म की, इतना डेट्रीमेंटल फीचर ये एजिंग आज तक नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ, तो उसके ऊपर रिसर्च करी जाती है. तो इन्होंने अपनी थ्योरीज के थ्रू जो फैक्टर्स बताई उसमें हम इसकी थ्योरीज देखते हैं. सबसे पहले डिस्पोजेबल बॉडी थ्योरी ये कहती है कि जब एक ऑर्गेनिज्म सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर देता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जब उसके हो जाते हैं तो उस ऑर्गेनिजम्स की इस वर्ल्ड में कोई ज़रूरत नहीं होती. इसलिए जो है वो एजिंग की तरफ लीड करता है वो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है. सेकेंड, एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रॉफी थ्योरी ये कहता है कि कुछ एक जीन्स जो ह्यूमन बीइंग की अर्ली लाइफ में यूज़फुल होते हैं, उसके लिए ह्यूमन बीइंग की अर्ली लाइफ में उसका कुछ ना कुछ काम करते हैं, यूज़फुल होते हैं, वो टाइम के साथ वही जीन्स जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट शो करते हैं और ह्यूमन बीइंग की एजिंग कोज करते हैं. थर्ड, एक्यूमुलेशन ऑफ लेट अकरिंग एरर थ्योरी ये कहता है कि जो बाद में होने जीन्स जो बाद में एक्ट करने वाले होते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, उनमें कुछ ना कुछ एरर्स हो जाते हैं. रिप्रोडक्शन के बाद से ही वो एरर्स दिखने शुरू हो जाते हैं उन जीन्स में, जिससे कि एजिंग कोज होती है. तो ये तो थी इवोल्यूशनरी थ्योरीज. इसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजिकल थ्योरीज. ये एक्सप्लेन करती है कि एजिंग की वजह से बॉडी की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं. इसको हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्रोग्राम्ड एंड स्टोकेस्टिक थ्योरीज. प्रोग्राम्ड थ्योरी कहती है कि ह्यूमन बीइंग के इंट्रिंसिक टाइमिंग
बीइंग और मैकेनिज्म्स और सिग्नल्स ही हैं जो एजिंग को कोज करते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर के फैक्टर्स ही जो हैं वो एजिंग को कोज करते हैं, जैसे कि जेनेटिक टाइमर्स, मतलब जीन्स जो हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं एजिंग को। दूसरी ओर स्टोकेस्टिक थ्योरीज या प्रोबेबिलिटी थ्योरीज वो कहती हैं कि जो एजिंग है वो एक रिजल्ट है चांस और एक्सीडेंटल इवेंट्स का, जैसे कि फ्री रेडिकल डैमेज, बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज हुआ, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए और उन्होंने सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करा, सेल्स के अंदर के ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करा, जिससे कि एजिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये थ्योरीज हैं। चलिए इनको देखते हैं कि इनमें फर्दर कौन कौन सी थ्योरीज आती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल थ्योरीज में सबसे पहले जेनेटिक थ्योरीज की बात करते हैं। जेनेटिक थ्योरीज में है कि जो जीन्स हैं, जीन्स जैसे डीएनए की कोई स्ट्रक्चर होगी तो उसमें जैसे बेस पेयर्स जो डिवाइडेड होते हैं, बेस पेयर्स जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे ए टी सी जी वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उनकी जो बेस पेयर्स में साइमल्टेनियसली किसी भी एक बेस पेयर में चेंज आ गया कि टी की जगह कहीं पर जी आ गया, तो वो जो फर्दर बाकी की जो स्ट्रक्चर है डीएनए की उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो वो जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से साइमल्टेनियसली जो चेंज आ गया जीन्स में, तो डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा और ये जो है वो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट शो कर सकता है जो एजिंग को लीड कर सकता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कैंसर की, सडन म्यूटेशन की वजह से कोई चेंज आया और सेल्स ने बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रो करना शुरू कर दिया जो जितना ज़्यादा ग्रो उसको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है बॉडी में। इसके अलावा ये कहते हैं कि जेनेटिक टाइमर्स जो होते हैं वो बॉडी की डेवलपमेंटल स्टेज और एजिंग को गवर्न करते हैं। वो देखते हैं जेनेटिक टाइमर्स बॉडी में जीन्स ये चेक करते हैं कि हाँ इस टाइम पे बॉडी को इनफ डेवलपमेंट करना चाहिए और जो बाद में जो है बॉडी की एजिंग को शुरू हो जाना चाहिए, वो जीन्स रेगुलेट करते हैं। इसमें आती है सबसे पहले जेनेटिक क्लॉक थ्योरी। जेनेटिक क्लॉक थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी के जो जीन्स है वो एक ट्रैक रखते हैं कि बॉडी को किस हद तक प्रोग्रेस करना चाहिए, किस हद तक अपनी डेवलपमेंट को फुलफिल करना चाहिए, जिसके बाद बॉडी की एजिंग को शुरू हो जाना चाहिए। इसमें आता है एक हेफलिक लिमिट का एक कंसेप्ट। ये एक ग्राफ है, इसको आप देख सकते हैं कि एक साइड पे तो ग्रोथ को प्लॉट करा जाता है, एक साइड पे टाइमिंग को। जो नीचे येलो लाइन है वो दिखा रही है कि ग्रोथ एक टाइम तक बढ़ती है और उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, तो ये तो हुई हेफलिक लिमिट। इसके अलावा जो ऊपर ग्रीन लाइन है वो शो कर रही है कि ग्रोथ विद टाइम अनलिमिटेड बढ़ती जाती है। तो ये क्या होता है, ये कैंसरस सेल्स होते हैं कि ग्रोथ अगर अनलिमिटेड भी किसी सेल में हो जाए तो वो कैंसर्स को लीड करती है। तो ये था ये वाला कंसेप्ट। इसके अलावा डेथ जीन थ्योरी, किसी भी डीएनए सेगमेंट में क्लोजिंग सेगमेंट पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जो है वो डेथ को कंसिडर करते हैं। वो बताते हैं कि सेल्स को डिटोरिएट करना है, वो सेल के डिटोरिएशन में हेल्प करते हैं, उसकी एजिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा टीलोमेयर थ्योरी, टीलोमेयर थ्योरी कहती है कि सेल्स अपना ट्रैक करते हैं कि उनको किस टाइम पे उनको एजिंग की प्रोसेस की तरफ लीड करना है और जिस टाइम पे जब उनका वो टाइम पीरियड आता है तो जो सेल्स में जो टीलोमेयर प्रेजेंट होता है यानी कि स्ट्रक्चर में, वो टीलोमेयर का साइज जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है। इसके अलावा लिमिटेड जीन थ्योरी, लिमिटेड जीन थ्योरी बोलती है कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि जीन जो है वो जब डीएनए जो है वो जीन्स जो प्रेजेंट है डीएनए में, डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए जिससे प्रोटीन बनता है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही ऐसा होता है कि वो सही सही हो जाए। मेजरली क्या होता है, या तो डीएनए में चेंजेस आ जाएंगे या उसको बनते हुए आरएनए में कुछ एक आधा चेंज आ जाएगा जो सारे के सेल स्ट्रक्चर को खराब कर देता है, क्योंकि बाद में उसी से प्रोटीन बनने होते हैं। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस वजह से खराब हो जाता है क्योंकि वो चेंजेस तो है वो जो पहली दो स्टेजेस के अंदर आ चुके होते हैं, तो फिर प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सेल की स्ट्रक्चर भी टाइम के साथ खराब हो जाती है, जिसकी वजह से एजिंग होती है। अब इसके भी रीजंस दिए जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही जो है वो सही से ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो प्रोसेस है या ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस है वो सही टाइम से नहीं हो पाता। इसका कारण है सबसे पहले सोमैटिक म्यूटेशंस, कि कुछ भी जो हमारे जीन्स में जो है वो डैमेजिंग फैक्टर्स आ ही जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ स्टाइल्स में रेडिएशंस जो है हम पे पड़ जाते हैं, उससे हमारे जीन्स की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स, हम अपनी लाइफ टाइम के दौरान हम काफ़ी सारे टॉक्सिक केमिकल्स की पकड़ में आ जाते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में कभी ना कभी बन ही जाते हैं, म्यूटेशंस को की वजह से हो जाए, या म्यूटेशन भी इसमें एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर मेजर फैक्टर है वो है फॉल्टी डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म ही जब वो हो रहा होता है तो वो कभी ना कभी फॉल्टी निकल जाता है वो मैकेनिज्म ही। तो ये तो रीजंस हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट थ्योरी आती है एरर कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। ये कहते हैं कि डीएनए के लेवल पे तो ज़्यादा चेंजेस आना इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी आरएनए के लेवल पे चेंजेस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो जब आरएनए बन चुका होता है तो उसमें एक आरएनए में ही चेंज आने की वजह से पूरे के पूरे चेन चल पड़ती है और सारा का सारा सेल का स्ट्रक्चर अल्टीमेटली ख़राब हो जाता है, जिससे सेल्स
का जो डिटोरेशन होता है वो होने लग जाता है और फिर उससे एजिंग आती है और फिर सेल्स जो है वो सारी की सारी बॉडी फंक्शनिंग को ख़राब कर देते हैं। फिर आती है रेट ऑफ लिविंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एजिंग जो है वो मेटाबॉलिज्म के रेट पे डिपेंड करती है। जितना बीएमआई यानी बेसल मेटाबॉलिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी विच इज़ इक्वल टू बेसल मेटाबॉलिक रेट अपॉन बॉडी का मास, जितनी ज़्यादा बीएमआई होगी उतना ज़्यादा रैपिड एजिंग होगी, उतनी ज़्यादा जल्दी एजिंग आएगी और उतना ही शॉर्टर जो है वो ह्यूमन बॉडी का लाइफ स्पैन होगा। फिर आती है फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब भी प्रेजेंट होते हैं तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सुपर ऑक्साइड रेडिकल। अगर ऑक्सीजन में O2 के एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो उसको सुपर ऑक्साइड रेडिकल बोलते हैं। तो ये तो होगी फ्री रेडिकल जो होते हैं वो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को डैमेज करते हैं तो फिर वो बाद में हार्मफुल होते हैं, जल्दी से एजिंग कोज करते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी भी यही कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया या तो फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन, रेडिएशंस इनकी वजह से इनकी वजह से जब डैमेज हो जाता है तो उस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एजिंग कोज करता है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटीज़ भी जो है जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन और भी अदर एक्टिविटीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है उससे भी एजिंग जल्दी आती है। फिर आती है क्लिंकर थ्योरी। क्लिंकर थ्योरी कहती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं जो एजिंग को कोज करते हैं। इसमें ये एग्जांपल देते हैं लिपोफ्यूजिन पिगमेंट। ये सेलुलर एक्टिविटीज़ का एक बाय प्रोडक्ट होता है जो टाइम के साथ सेलुलर एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो प्रोड्यूस होता है और हार्ट और ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है जिससे कि एजिंग कोज करता है ये। फिर आती है क्रॉस लिंकेज थ्योरी या कोलेजन थ्योरी। कोलेजन और अदर मॉलिक्यूल्स जब बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो और वो साथ में जब लिंक करना शुरू कर जाते हैं, ये फ्री रेडिकल्स या लाइट की वजह से या ग्लूकोज की वजह से आते हैं, तो ये जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं उसको कम कर देते हैं जिसकी वजह से एजिंग आती है। देन आती है वियर एंड टीयर थ्योरीज। ये सिंपली कहती है कि लाइफ टाइम में जब भी हम कुछ काम करते हैं हमारी बॉडी में डैमेजेस आते हैं, इंजरीज आते हैं, ये कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकते हैं। नेचुरली हमारी बॉडी जब फंक्शन करती है तो नेचुरल फंक्शंस की वजह से भी ये डैमेज या इंसिडेंट्स या इंजरीज हमारी बॉडी में आती हैं जो हमारी बॉडी को एजिंग कोज करती है। फिर आती है ब्रेन एज द पेस मेकर या हार्मोन थ्योरी। ये कहती है कि हाइपोथैलेमस एक सेंटर की तरह काम करता है जो ओल्ड एज में इस तरह के हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ करता है जो एजिंग को जल्दी से जल्दी कोज करते हैं। तो ये ओल्ड एज में ये रिसेप्टर की तरह काम करता है हाइपोथैलेमस और उसी तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करने लग जाता है। फिर ये तो होगी थ्योरीज एजिंग की। इसके अलावा हम देखते हैं कि एजिंग के लिए ऊपर जो कुछ केस स्टडीज़ करी गई हैं उसमें आते हैं सबसे पहले MCK। ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हम अर्ली एज में प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं उतना जो एजिंग है वो हमारी बॉडी में डिले हो जाती है। फिर आती है केस स्टडी रॉस एंड ब्रोस की। इसके अनुसार अगर हम अर्ली चाइल्डहुड में लो कैलोरी डाइट खाते हैं तो फिर हमारी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, एजिंग डिले हो जाती है। इसके अलावा हाई फाइबरस डाइट अगर एडोलसेंट के बाद खाई जाती है तो ये हमारी बॉडी को और अपने टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जिससे कि एजिंग डिले हो जाती है। और जो एजिंग कुछ खाने पीने का न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं वो हमारी क्लाइमेट और कल्चरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि जापानीज़ सोसाइटी में माना जाता है कि हाई फिश खानी चाहिए क्योंकि ये फैट प्रोवाइड करती है जिससे कि एजिंग डिले हो जाती है। लेकिन उसे यही डाइट मैक्सिकन ट्राइब्स जो ईस्ट की हैं वहाँ पे एक टाबू की तरह है कि इसको नहीं खाना चाहिए, ऐसा माना जाता है क्योंकि ये हार्ट की फंक्शनिंग के लिए हार्मफुल होती है। तो अलग अलग कल्चर पे अलग अलग न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है और एजिंग के लिए रिलेटेड जो थ्योरीज़ भी हैं वो अलग अलग कल्चर्स पे भी डिपेंड करती हैं। तो ये था एजिंग के बारे में। थैंक यू।